हेलो एंड वेलकम टू दी अलाउड पॉडकास्ट। आज है हमारा एपिसोड नंबर 1। ये बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। उनका नाम है राकेश चतुर्वेदी ओम। ही इज़ अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट एंड अ वॉइस आर्टिस्ट एज वेल। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। हेलो सर। Hi, हाउ आर यू डूइंग सर? I'm fine. First class, how are you doing? एकदम फर्स्ट क्लास सर। मतलब पहली बार तो सबसे पहली बात तो ये कि सारी ऑडियंस के लिए मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था तो मेरी सबसे पहली मुलाकात आप ही से हुई थी Yes, इन द इंडस्ट्री। एंड मैं आपसे जिस दिन मिला और मैंने आपको बताया कि मुझे प्रोडक्शन में और इस सब चीज़ों में करना है, आपने इमीडिएटली 2 फ़ोन घुमाए और आपने बोला कि यहाँ चले जाओ, चांदीवली में एक सेट लगा हुआ है, वहाँ चले जाओ, आप रवि सर से मिलना और आपको वो आपको काम पे लगा देंगे। तो मैं बोला वाओ यार, बॉम्बे में काम इतना फास्ट होता है। मतलब आई वॉज सो एस्टोनिश्ड कि somebody I found on LinkedIन and I just met him in लोखंडवाला मार्केट एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ चले जाओ और आपका काम हो जाएगा। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। Thank you for being generous and kind to a newcomer, as I would say, as a fresher. और My pleasure. ऐसे में अगर कहूँगा तो आप मेरे मेंटर हैं लगे, और माय फर्स्ट मेंटर इन द इंडस्ट्री। सो थैंक यू फॉर बीइंग दैट जेनरस। अरे माय प्लेजर यार। एक्चुअली मेंटोर की बात तो खैर एक अलग है। हाँ, लेकिन एक ये कहावत है ना कि सही टाइम पे आपने सही जगह नॉक कर दिया, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। कि वो टाइम ऐसा था कि बात हुई, हमारी शूटिंग्स चल रही थी जी। I was in touch with those people, with my brother who was working in production. Yeah. तो I just referred. मतलब कि it's your right time, I would say कि it was right time to meet Yeah. for both of us. और हम मिले और वो काम हुआ। तो इसमें ये सारा कुछ मेरे ख्याल से आपकी सही टाइमिंग और आपकी हार्ड वर्क, या कह लें तो गुड लक की बात है। गुड लक की बात है। एंड आई थिंक काम करने के लिए सबसे पहले तो जज्बा चाहिए होता है। Yes, yes. और वो जज्बा आपका व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है या मुझे ये कुछ करना है, तो ओके ओके ऑफ है। वी स्टिल लोडिंग राइट। मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ या मैं पीछे कर लूँ क्या थोड़ा? ओके, ऑलराइट ओके। यार मैं हूँ इतना लाउड आदमी। अभी ये ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाते हैं। हाँ नहीं तो बहुत ही फटी आवाज़ हो गई मेरी। सर्वेश तो बहुत मैं बोलूँगा। मुझे लगा माइक काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आराम से। ठीक है। ओके वी स्टिल रोलिंग राइट। ऑलराइट, चलो तो मतलब कि जो की ये बात फिर से करें या नहीं ये कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते तो मेरा ये कहना था कि एक आदमी को एक तो जज्बा, एक वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पहुंचना क्या है और आपको करना क्या है। बिल्कुल। तो तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ मैं ये बन जाऊंगा, लोग सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन उसके पीछे, कामयाबी के पीछे जितनी मेहनत लगती है वो उसको लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उस चीज़ को भूल जाते हैं। when you see a dream, when you have a goal you want to achieve, it becomes very difficult to start doing it, like start on it. तो मैंने ये पॉडकास्ट भी जैसे चालू किया तो मुझे पता था कि मैं ये कर लूँगा। मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मैं यूट्यूब में मेरे बहुत सारे मिलियन व्यूज़ हो गए और ये हो गए वो हो गए अच्छे। तो इतना वो हो रहा था, बट उसके पीछे जो प्रेप में मेरे को समय लगा, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक मी अ लॉट ऑफ R&D टू बी लाइक हाउ टू डू इट, हाउ टू डू थिंग्स। तो खैर मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू, आप मोटली में हैं। Motley, for people who don't know, is a theatre company led by Nasiruddin Shah sir. And I've seen your 2 plays. और वो इतने बढ़िया प्लेस थे कि हमने दादर में शिवाजी पार्क के सामने जो हॉल है वहाँ देखा था। वहाँ पर हमने शो जी। तो बहुत ही मज़ा आया था सर। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस एज एन थिएटर आर्टिस्ट और वर्किंग विद नसीर सर, and how was it? How did you feel that?
देखिए, उनके साथ काम करना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहें, या एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें करने को मिलती हैं जो आप अकेले थिएटर करते हुए शायद ना कर सकें। और साथ ही उनके साथ काम करना मतलब कि आप हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो नसीर सर के साथ जो एसोसिएशन है वो बहुत पुराना है। वो ड्रामा स्कूल में जब मैं था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में जब मैं था, तभी से उनसे मुलाकात थी। और तब से लेकर के आज तक भी हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, प्ले करते हैं। और जो एक्सपीरियंस उनके साथ होता है काम करने वाले को, अगर मैं बोलूँ तो कि एक वरदान है उनके साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी तरीके से नसीरुद्दीन शाह साहब का स्कूल ऑफ ड्रामा है, NSD, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। तो इट वाज अ न्यू ट्रेनिंग फॉर मी। जी। जब मैंने उनको यहाँ पर मॉटली थिएटर ग्रुप में ज्वाइन किया तो वो एक नई ट्रेनिंग थी मेरे लिए। हाउ लॉन्ग बैक वाज दैट? ये करीब हो गए 15, 16, 17, 18 साल के ऊपर हो गए मेरे ख्याल से। मैंने उनको 2004 में यहाँ पर ज्वाइन किया था। 97 से 2000 तक मैं ड्रामा स्कूल में था। तो 3 साल की वहाँ पढ़ाई करने के बाद यहाँ आने के बाद उनको करीब 3 साल मुझे उनको फॉलो करना पड़ा कि सर मुझे आपके साथ थिएटर करना है, प्लीज़ करा लो, प्लीज़ करा लो। जी जी जी। तो इट वाज नॉट इजी टू गेट इनटू दैट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और नसीर सर का एक और है कि वो जैसे ही कोई उनसे कहता है कि मुझे आपके साथ थिएटर करना है तो वो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई कि अगर थिएटर करना है तो खुद भी कर सकते हो आप, तो मेरे साथ ही क्यों करना है? हाँ, मेरे ही साथ क्यों करना है? आप अपने से कर लो, अपने से कर लो। तो मोस्टली जो सबकी एक चाहत होती है, क्योंकि एक वो अपने आप में एक बहुत ही प्रूव्ड आर्टिस्ट कहें और एक बड़े स्टार कहें या एक नोन फेस कहें, या जिस भी तरीके की लोगों के अंदर चाहत होती है उनके साथ जुड़ने की, जी, तो नो डाउट मेरी भी वो चाहत थी। लेकिन चूंकि मुझे ये चीज़ पता चल चुकी थी उनसे 1-2 मुलाकात करके, तो मैंने ये कहा नहीं उनसे कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो उल्टा मैंने अपनी कुछ एक सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी थी। यहाँ ये अंधेरी में नौरंग सिनेमा है, उसके पास ही एक YWCA करके प्लेस है, तो वहाँ पर मैं करता था। तो मैं बजाय ये बोलने की उनको कि मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ, ये बताने चाहता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, ये मेरी परफॉर्मेंस है, आप हो सके तो आइए देखने। तो इससे थोड़ा सा एक ब्रिज बना हमारे बीच में, और मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना अपने आप में एक प्रिविलेज है, जो कि मुझे करते करते 3 साल अकेले काम करने के बाद फिर मेरे साथ में मैं अपना ग्रुप भी एक चलाने लगा, रंग थिएटर नाम से। तो उससे करने के बाद जब मैं धीरे धीरे उनको लगातार बताता, तो वो पूछते थे कि कौन सा नाटक किया, क्या किया, कैसा रहा शो, कितने लोग आए थे, अच्छा ये वो जगह कैसी है। तो उनके अंदर जो एक बच्चों वाली ललक है किसी नई चीज़ को खुद भी जानने की, द क्यूरियोसिटी, हाँ, क्यूरियोसिटी जो उनकी थी, उसने एक ब्रिज बनाया उन नाटकों के ज़रिए जब मैंने खुद से करना शुरू किया। तो आई थिंक वो मेरा एक राइट डिसीजन था, जिससे कि मैं उनके साथ जुड़ सका, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और अभी भी अच्छा अनुभव है उनके साथ। उनकी लाइफ पे जो उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अच्छा, एंड वन फाइन डे, उसका हिंदी तर्जुमा करने का भी मौका मिला उनके साथ। ओह वाह। उसका तो वो भी और फिर एक दिन से, तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया, थिएटर में अपनी लाइफ में एक जगह दी, और साथ में किताब उनकी पूरी करने का मौका दिया। तो जी जी, लकी हूँ। बट तो NSD आपने किया, तो वो हाउ वाज NSD? मैं सुनता हूँ कि NSD से बहुत बड़े बड़े स्टार निकले, जैसे इफ़ यू सी कि मनोज बाजपेयी आज के समय में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है फॉर न्यू एक्टर्स, लाइक यंग एक्टर्स, ही कैन डू वर्सेटाइल रोल्स। तो हाउ वाज NSD, और NSD में ऐसी क्या बात है सर?
लेकिन मनोज जी ड्रामा स्कूल से नहीं है। अच्छा। हाँ, मनोज जी ने अभी खुद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, कई बार वो बता चुके हैं कि मनोज जी 3 बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनका ड्रामा स्कूल में हुआ नहीं। ओके। तो उनको बड़ा दुख हुआ और बहुत ही हताश थे, लेकिन और भी अच्छे लोग, काफ़ी सारे थिएटर ग्रुप्स दिल्ली में थे जिनके साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने वो सब अचीव किया। मेरा भी मानना है ये पर्सनली कि बतौर अभिनेता आप काम करते हुए एक अपने अंदर के अच्छे अभिनेता को अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास लगातार काम करने की जगह और चाहत है, या वैसा आप करने का रास्ता बना सकते हैं। तो वही मनोज जी ने भी किया और मेरे ख्याल से कि एक जो तीसरा एक NSD है वो है नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो मेरा मानना है कि जो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं जी। तो शर्त ये होती है कि बस आप लगातार काम करते रहिए, कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको करते 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 उस मकाम तक पहुंचा देगा जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर का बेस्ट ये है। तो चाहे वो NSD हो, चाहे नसीर साहब का मॉटली थिएटर ग्रुप हो, चाहे वो दिल्ली या मुंबई के और भी थिएटर ग्रुप्स हों, अगर आपके पास या आप अपना काम कर रहे हैं लगातार, तो कहने का कुल मतलब मिला कि ये कि अगर आपके पास काम करने के लिए आपने अपनी जगह बना ली है या अपने लिए रास्ते पैदा कर लिए हैं, तो आपको एक दिन अच्छा अभिनेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। और NSD इस मामले में चूंकि ब्लेस्ड है, वहाँ पर साल में बस 20 लोग लिए जाते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि जो लोग 20 वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, अब उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो उस काबिल नहीं थे, ऐसा कहना एक्टर नहीं बन पाएंगे, ये बात नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ड्रामा स्कूल से नहीं और बहुत अच्छे और बहुत शानदार एक्टर हैं। उन्होंने अपने रास्ता और अपनी एक्टिंग की जो स्किल्स हैं उसको बाहर रह करके ही बेहतर बनाया और अभिनय का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको खुद अचीव किया। बट NSD में ये आपको होता है कि आपको बिल्कुल फ्री माइंड, आज़ाद आबो हवा में, बिल्कुल जहाँ पर आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप लगातार 3 साल काम करते हैं जी। तो वो जो एक माहौल होता है और इतना कुछ है वहाँ पर पढ़ने के लिए, आपको हर तरह का लिटरेचर, नाटक, पोइट्री, वहाँ पर आसपास जो माहौल है, जो नाटक हर दिन आपको देखने को मिलते हैं, तो इतना कुछ मिलता है कि अब आपके ऊपर है कि बतौर अभिनेता आप लेते क्या हैं। तो ये वहाँ का एक्सपीरियंस तो नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा और आई थिंक those were the days, those were the golden days. तो I always miss those days and अभी भी मुझे कभी कभी सपने में आता है कि मेरा फिर से NSD में सिलेक्शन हो गया है। What was your favorite subject at NSD? Like अगर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि बहुत सारी लिटरेचर पढ़ने मिलता है, नाटक देखने मिलता है, पोएम्स करने मिलते हैं, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था कि आपने जो चाहा कि मैं इसमें मेजर्स करता हूँ, दिस इज़ माई मेजर्स इन माई विजन? सी मेरा तो मेजर जो मुझे था वो तो एक्टिंग ही था, लेकिन पढ़ने में जो मुझे ज़्यादा मज़ा आता था वो थी कहानियाँ और नाटक। तो जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि इसमें एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। तो जहाँ मुझे किसी चीज़ में अभिनय की गुंजाइश दिखती थी कि यार इसमें ये रोल ऐसे किया जा सकता है या इसको करने के ये तरीके अपनाए जा सकते हैं या कोई और रास्ता है, वो मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती थी। और पोइट्रीज़ भी पढ़ता था लेकिन बहुत कम। नॉवेल्स जिनमें एक कहानी हो, सिंपल सी कहानी, जिसमें बहुत सारे कुछ एब्सर्ड चीज़ें ना हो, जो बहुत ही सिंपल सी हो, सादगी के साथ कि भाई कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि एक राजा था, एक रानी थी, उसके 4 बच्चे थे, वो बहुत ही नाकारा थे, उन्होंने ये किया, और जो पुरानी एक कहानी वैसा कोई बता दे तो इट विल इंट्रीग मी। वो बहुत ही मुझे मज़ा आएगा उसको सुन करके, अगर उसको अच्छे तरीके से सुनाया जाए। तो जो एक डे टू डे लाइफ की नॉर्मल रूटीन वाली जो चीज़ें होती थी, मुझे पढ़ने में, उनको करने में, एक्सप्लोर करने में वो मज़ा आता था। और इसी वजह से ड्रामा स्कूल में एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती थी कि वहाँ पर जो है एक चीज़ कि आपको पूरे वर्ल्ड के जितने भी तरीके के थिएटर हो रहे हैं पूरे दुनिया में, उन सबको जानने और उनको करने का, उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है।
बाहर से टीचर्स आते हैं, आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे एक सापुतारा करके जगह है, वहाँ पर हम लोग 2 महीने जा कर के रहे। वहाँ पर हम लोगों ने एक डांग, वहाँ की एक फोक जो डांस है, वहाँ का एक जो आर्ट है जी। उसके बेस पे लेकर के हम लोग उसको बेस में रख करके उसके बर्तोल ब्रेख्ट का एक प्ले है गुड वुमन ऑफ सेट्जुआन, तो दूर गांव की भली औरत के टाइटल के नाम से हम लोगों ने उस प्रिमाइस को, उस चीज़ को, उस कहानी को, उस नाटक को उस फोक में कन्वर्ट करके इम्प्रोवाइज़ करके, बंसी कौल जी हमारे उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। 2 महीने वहाँ रह करके किया। अब ये चीज़ें जो हैं, अब ये टोटली जो फंडेड थी वो सब गवर्नमेंट की, चूँकि एचआरडी मिनिस्ट्री से एफिलेटेड है, तो वो चीज़ें जो एक सुविधा होती है ना, सुविधा में काम करना, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से निकलने के बाद सुविधा ना मिलने पर नाटक करना उनका रह जाता है, रह जाता है, या कहें कि छूट जाता है या नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए या तो उनका लक्ष्य होता है कि एम होता है कि बम्बई पहुंच गए तो यहाँ तो हमें फिल्मों में काम करना है। करेक्ट। तो कहीं हद तक वो भी गलत नहीं है, हो सकता है वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और उन्होंने क्या किया है और क्या पाना चाह रहे हैं, लेकिन हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ड्रामा स्कूल से निकले हुए जो अभी भी सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मेरे ही बैच के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जिनको मुंबई नहीं आना है। अगर आपको उनसे फिल्मों में या वेब सीरीज में काम कराना है तो आपको जाके पकड़ना पड़ेगा उनको। बट व्हाई सर? क्योंकि उनका मकसद ही यही था और उनका मकसद ही यही है। जैसे मेरे ही बैच के कन्हैया लाल कैथवास हैं जो कि बंसी कौल जी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे। अब वो नहीं रहे, लेकिन वो इंडिया को प्रेजेंट करते रहे, रिप्रेजेंट करते रहे, और उन्हें सिर्फ थिएटर किया, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। एंड वो नसीर सर के बैचमेट हैं। अच्छा। रतन थियम साहब जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नाटकों में, वो ड्रामा स्कूल से हैं। तो ड्रामा स्कूल सिर्फ स्टार बनाने की फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनका मकसद अपना एक थिएटर करने का भी होता है कि वो वापस जाकर के अपने शहरों में, अपने गाँव में थिएटर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या क्या सुधार सोसाइटी को वो दे सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो ये कहना एक बहुत ही गलत होगा कि लोग जो कहते हैं कभी कभी, अरे ड्रामा स्कूल से देखो तो 50 लोग भी गिनती के पूरे नहीं होंगे। अरे भाई, वो 50 लोग आना चाहते थे यहाँ पर इसलिए वो आए, वरना हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ नहीं आना चाहते थे और अभी भी नहीं आना चाहते। जी, सही बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एनएसडी रेपेट्री में काम कर रहे हैं। वो क्या है? वो रेपेट्री कंपनी है जो कि एनएसडी से ही जुड़ी हुई है, एनएसडी की ही रेपेट्री कंपनी, जो कि वहाँ से पास आउट होकर या दिल्ली में जो थिएटर कर रहे हैं या जो बाहर के थिएटर के लोग हैं वो भी वहाँ ज्वाइन करके काम करते, नाटक करते, और वो नाटक पूरे देश में ट्रैवल करता है, इंडिया के बाहर ट्रैवल करता है वो, और उनको बाकायदे उन एक्टर्स को तनख्वाह मिलती है। अच्छा। उनमें से विजयराज जी भी हैं जिन्होंने कि काफ़ी अपना समय दिया, बहुत लंबा वक्त दिया। मनोहर सिंह साहब एनएसडी से पास आउट होने के बाद उन्होंने बहुत लंबा वक्त दिया एनएसडी रेपेट्री में। अच्छा। अन्नू कपूर साहब ने दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से नहीं हैं एनएसडी से, लेकिन उन्होंने रेपेट्री में टाइम दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रामा स्कूल में हो रही हैं जी। और इसीलिए मेरे ख्याल से ड्रामा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना, वहाँ पे एडमिशन होना एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है। लेकिन वो लोग भी जो बाहर भी काम कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, वो लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रिविलेज्ड हैं। मुझे लगता है कि वो जी जी जी। तो ये जानना था मुझे, लाइक मैंने देखा है, मेरे कई एक्टर दोस्त भी हैं, और मेरा ये मानना है कि बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, और मोस्टली आई वुड से दैट 90% ऑफ द पीपल कम टू मुंबई टू बिकम अ स्टार. They don't see that acting is my job. Okay, I'll do 3-4 shoots in a month और मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मेरा ज़िंदगी चलते रहेगा. एक्टर बनने वाला इंसान हमेशा यही सोच के आता है कि मेरे को स्टार बनना है. ठीक है, बिल्कुल. तो ये मेंटालिटी क्यों, और एक्टर्स इसको जॉब की तरह क्यों नहीं देखते, और इसको एक अपना एक व्हाई डोंट दे सी इट लाइक दैट? बिकॉज
आर्ट है, समझ रहा हूँ मैं, बट टू गो इन अ लॉन्ग, आपको अगर लंबा रास्ता कहीं तय करना होता है तो आपको बीच बीच में इंटरवल्स भी लेने पड़ते हैं, आप कहीं रुक रुक के चलते हैं, मतलब एक ही बार में आप दौड़ लगा दोगे आप थक जाओगे, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बिल्कुल। तो क्या है मतलब, और आप जब आप आए थे बॉम्बे तो वो आपके मन में क्या चीज़ था? मैं भी स्टार बनने की मेंटेलिटी से निकला था और उसी तरफ ही मेरे कदम रहते हैं जी। और जितना जो भी काम करता हूँ ये एक अलग चीज़ है कि स्टार बनना और एक्टर होना या एक्टर की बनने की सतत प्रक्रिया में शामिल रहना या उसके प्रयास में रहना, ये दो अलग चीज़ें अलग चीज़ें। इन दोनों चीज़ों को मुझे लगता है मिक्स नहीं करना चाहिए। जो लोग स्टार बनना चाहते हैं वो लोग और भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, घोड़े चलाना सीखते हैं, स्टंट सीखते हैं, डांस सीखते हैं, मॉडलिंग करते हैं, तो वो उनका रास्ता है। तो एक बार शायद सर ने ही कहा था कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उस तरफ मेहनत कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको सपोज आपने बॉडी बना ली, घुड़सवारी सीख ली, कराटे सीख लिया, स्टंट सीख लिया और नाचना भी सीख लिया और आप रेडी हैं, लेकिन एक जो ट्रुथ है, जो अभिनय है, अल्टीमेटली वो आप उसी की वजह से एक सराहे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस पर भी काम करते रहना ज़रूरी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में अचानक से आपको एक्टिंग का कुछ अचीव हो जाएगा। मैं मुंबई तब आया था जब बॉम्बे हुआ करता था, ये बम्बई हुआ करता था 91 में मैं पहली बार आया था। अच्छा। तो तब भी मतलब कोई थिएटर वेटर नहीं किया था और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यार ये थिएटर क्या होता है, ये थिएटर क्या है। एक्टर तो बॉर्न होते हैं मेरे जैसा, जो बिल्कुल जो बोलो वो कर देगा तो रेडी ऑन टोज ऑलवेज। तो बिल्कुल लगता था कि स्टार तो हम ही हैं, बस बॉम्बे वेट कर रहा है, चलो। उस टाइम पे गोविंदा को देख के, शाहरुख खान, अनिल कपूर को देख के ऐसे लगता था, बच्चन सर को देख के, बच्चन सर जी, उनको देख करके जैसे कि चूंकि सो व्हाट वाज लाइक बच्चन साहब वाज योर चाइल्डहुड या बिल्कुल। वो तो मतलब उनको मैंने याराना फिल्म में पहली बार देखा था स्क्रीन पे, मैंने कहा अरे ये क्यों है वहाँ, मुझे होना चाहिए था वहाँ पर ये तो मेरी जगह है। चलो। आई वाज लाइक मैं 5th क्लास में था, बहुत छोटा था उस समय, तो मुझे वो पिक्चर याद रह गई। पता नहीं कैसे वो बड़ी सारी लड़ाइयाँ और वो भोले और वो पूरी लाइट लगा करके बॉडी पे एक गाना था, डांस करते थे जिस पे सर, तो वो चीज़ ऐसी फैसिनेट की थी कि मुझे अच्छे से याद है कि शो ख़त्म हो गया था और वो फिल्म हम लोग को दिखाई जाती थी कि जिस साल आप पास हो जाएंगे 5th क्लास में, तो सबको लेकर के एक फैमिली ट्रिप में चलेंगे फिल्म देखने। तो मेरे पापा डॉक्टर थे, उन्होंने 10-15-20 टिकट्स बुक कर ली, कुछ एक फ्रेंड्स उनके ये वो, हम लोग पास हो गए थे। और वो मुझे लगता है मेरे फादर ने बहुत बड़ी मिस्टेक की होगी जो उनको बाद में लगा कि यार ये क्या हो गया। और स्टिल आई रिमेंबर कि वो शायद 6 से 9 शो था, इवनिंग शो, और शो ख़त्म होने के बाद सब लोग चले गए और मैं सीट के नीचे छुप गया था। ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। और लोग मुझे नीचे ढूंढ रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है ये दोबारा फिल्म देखनी चाहिए मुझे। और इतनी समझ नहीं थी कि यार टिकट लेनी पड़ेगी दोबारा, मुझे भगा दिया जाएगा। और तब तक कोई तो शायद पापा या कोई ढूंढते हुए मुझे आ गया कि अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको ले चलो नीचे, शो ख़त्म हो गया ये वो। मुझे लगता है कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जगह वहाँ है और यहाँ बैठ के देखना तो लोग मुझे देखेंगे, मैं क्यों देखूं जी। ऐसा कुछ थॉट आ गया था मुझे लगता है। और उसके बाद फिर 8th क्लास में मैंने एक छोटी सी एक मोनोलॉग किया था 3-4 मिनट का। और वो भी क्या किया था कि घर में जो हमारी फैमिली के लोग थे वो किस तरीके से चलते हैं, उठते बैठते, आपस में झगड़ते हैं, क्या होता है, घर की क्या स्थितियां हैं, उसको बस ऐसे ही कुछ कर करके दिखाया था। जस्ट ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्युटली। तो ऑब्जर्वेशन की दिखाया और वो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया होगा, शायद मिमिक्री रही होगी, और मुझे उसमें सेकंड प्राइज़ मिल गया एक ऑक्सफोर्ड की छोटी सी डिक्शनरी।
वो मुझे लगा कि यार मेरे में तो बात है यार, ये तो अब तो लगता है कि ये तो सब बोल रहे हैं जाओ, हाँ. ये पढ़ाई किसी चीज की, ये सब स्टार्स आर अलाइंड फॉर, बस कहाँ जाके बन सकते हैं, ये पिक्चरें कहाँ बनती हैं. हाँ. तो ये सब पता चला, अरे ये तो बम्बई में बनती हैं. चलो अब वो जैसे तैसे पढ़ाई होती रही, लेकिन उसी समय से दिमाग में बम्बई. तो मैं 91 में फिर एक बार ये हो गया कि यार चलो अब हो गया, बम्बई के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, फिल्में वहाँ बनती हैं, इसने बता दिया उसने बता दिया, ये सब इंटरनेट वगैरह उस समय था नहीं. तो जिसने जो बता दिया, जो पेपरों में पढ़ लिया, मायापुरी में आ गया, इसके इंटरव्यू देख लिए, यार ऐसा मेरा कब छपेगा ना. आई केम हेयर 2-3 महीने में पता चला कि बॉस यू आर नॉट रेडी. आप तो मतलब कि लोगों से पता चला थिएटर करना ही पड़ेगा. जिसको बोला अरे कुछ कर लो, एक्टिंग सीख लो. मैंने एक्टिंग क्या सीखना, मुझे तो एक्टिंग आती है. ये क्या सीख लो बोल रहे हैं सब लोग. फिर मैं वापस गया, मैंने सुना फिर एनएसडी के बारे में, कई लोगों से पता चला वहाँ कर लो, वहाँ से बड़े एक्टर्स निकल रहे हैं, नसीर साहब हैं, ओमपुरी जी हैं. अब मैंने पहली बार इन लोगों का नाम सुना था. और मज़ेदार बात कि वो VCR DVD पे उसमें फिल्म्स वगैरह चला करती थी. जी. तो गुलामी फिल्म देखी थी मैंने. गुलामी, हाँ गुलामी फिल्म आई थी. और इनकी किसी भी फिल्म के बारे में मुझे पता नहीं था कि ये काफ़ी बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं. हाँ पहुंची हुई हस्ती है. मैंने कहा अरे ये नया एक्टर कितना अच्छा है, ये कितना बढ़िया कर रहा है. धर्मेंद्र जी के सामने इसने बिल्कुल रंग जमा दिया. तो किसी ने उनका नाम लिया, एक थे फादर के दोस्त, उन्होंने नाम लिया. उन्होंने कहा कि वो देखिए तुमने उसके में. अच्छा वो वहाँ से हैं. फिर और 2-3 नाम लिए उन्होंने, ओमपुरी जी के, पंकज कपूर सर के. मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं. तो फिर वहाँ मैंने ट्राई किया, 2 बार नहीं हुआ. जब दूसरी बार भी नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत थिएटर करके इधर उधर से सर्टिफिकेट जमा करके, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं. तो वो जब मैं पहुँचा, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार ये जगह मेरे लायक नहीं है, इन लोगों को मेरी कदर नहीं है. इन लोगों को मैंने 2 मौके दे दिए एनएसडी को कि मुझे ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. अब इनका नुकसान है, अब जाओ मैं नहीं आने वाला. और बड़ी सारी ये सब अगड़म बगड़म बोला है कि अरे दिलीप साहब कौन से एनएसडी से हैं, वो फलाने स्टार अमिताभ बच्चन साहब कौन से एनएसडी से, तुम लोग ये सीखता से ये वो. आ रहा हूँ मुंबई में भी. फिर मैं आया, बट अगेन फिर 4-6 महीने में लगा कि यार मतलब कि आपको अगर भीड़ में खोना है तो आप बगैर कुछ किए, मतलब कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग आए वो भीड़ में खो गए उनके अपने रास्ते से, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है. उस समय के साथ साथ आपको उस समय के साथ चलना चाहिए, आपको अपने को अपग्रेड करना चाहिए. हो सकता है बहुत सारे लोग पहले आए हों जिन्होंने यहाँ पे ट्राई किया हो, उन्होंने अपनी जगह बनाई हो, उस वक्त का माहौल, उस वक्त के चांसेस क्या थे, क्या चुनौतियाँ थीं, उनको फेस करते उन्होंने किया. लेकिन जिस समय मैंने शुरू किया तो उस समय वो ज़रूरत बनती जा रही थी कि आपको कहीं से कुछ तो ट्रेनिंग हो, आपको कुछ तो पता हो अपने काम के बारे में, आपको ये तो पता हो कि मुझे करना क्या है. तो फिर जा कर के मैंने तीसरी बार ट्राई किया. एंड फिर कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, इंटरव्यू हुआ और फिर हुआ तीसरी बार. तो वो जो एक जर्नी है मुंबई आने की, कि मेरे दिमाग में कैसे बैठा जी कि मुझे सिनेमा, तो वो मेरे दिमाग से कभी हटा नहीं. हालांकि मैंने जब ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया था तो ये सोच के गया था कि मैं रेपेट्री करूँगा. इंटरव्यू में मैंने यही बोला था. ओके. तो अब पता नहीं वो झूठ था या सच था, मुझे पता नहीं कि वो इम्प्रेस करने के लिए रहा. कई बार चीज़ें फ्लो में निकल जाती है. फ्लो में एक्चुअली मेरा मन बन गया था रेपेट्री करने का. लेकिन पास आउट होते होते कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बने या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं फिर वहाँ पर चीज़ें मैंने खुद से विड्रॉ किया कि यार मुझे नहीं ट्राई करना चाहिए. क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ ये थी कि आप जब पहली बार रेपेट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको जो बेसिक जो मुझे पता चला कि आपको पहले 1 साल तक बड़े रोल या बहुत अच्छे रोल करने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर एक्टर्स होते हैं जो कई सालों से काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने आपसे पहले ज्वाइन किया है, उनका हक पहले बनता है. तो उनको है जो पहले वो रोल्स मिलते हैं. और मेरे अंदर ये था कि अरे मैं एज ए स्टूडेंट अगर अच्छे रोल कर चुका हूँ तो मुझे वहाँ भी चाहिए जी. मैं क्यों जाके पीछे क्राउड में खड़ा हूँ, मैं क्यों बल्लम लूँ. फिर चलो ये आए मन में, चलो बम्बई. तो तब तक मुंबई हो चुका था.
फिर मुंबई आ गए एंड दिस वाज द टाइम, आई थिंक राइट टाइम। मुंबई ने वेलकम किया और मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक जो मैं कह रहा था कि स्टार के साथ साथ आपको बतौर अभिनेता बनने की जो एक जर्नी होती है, जो अचीव करना होता है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी पैदा हो गई थी मेरे अंदर। ओके। कि मुझे ये समझ में आने लगा था कि देखो स्टार तो बनना है और अब बन जाओगे, पैसा कमाना है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने अपने अंदर के अभिनेता को पॉलिश नहीं करते रखा और उसे नहीं आपने निरंतर अभ्यास में रखा जी, तो हो सकता है स्टार बनने के बाद आप उस चीज़ को बहुत दिनों तक संभाल ना पाए, या जब आपको मौका आए, आपको जब वो मौका मिले तो आप उसमें वो रंग ना दिखा पाए जिसके लिए आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार बनते हैं, उनको मौके मिलते हैं, लेकिन 2-3 मौके के बाद फिर वो कहीं नहीं दिखते हमें। तो स्टार और एक्टर के बीच का जो बैलेंस है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी भी है अगर आप समझ गए तो। जी जी जी। जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार जी साल की कम से कम नहीं तो भी 6 से 7 फिल्में करते हैं। मतलब वो दुनिया में मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला इंसान अक्षय कुमार है जी। वो सुबह उठते हैं 4 बजे, वो अपना दिनचर्या चालू कर देते हैं और वो शूट करते हैं दिन भर, फिर वो रात में जाके सो जाते हैं। और मैं ये भी सुना है कि वो ना किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं है उन्हें। हाँ बिल्कुल नहीं, ना सिगरेट, ना शराब, ना कुछ, ये कुछ नहीं करते हैं वो, इसीलिए वो अभी तक इतना फिट भी है। बट उन्होंने जो वो स्टार और अभिनेता जी, उसके बीच का जो डिफरेंस जो हाँ, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। आई थिंक सो। और अक्षय सर की जो सिलेक्शन ऑफ जो बीच बीच में समय के साथ जो कहते हैं ना बदलते रहना जी, समय के साथ साथ उन्होंने अच्छी कहानियां और अच्छे डायरेक्टर्स चुने। इस वजह से उनका एक जो आप कहें तो मेरे ख्याल से उनके साथ के जितने भी लोग हैं, आप देखें तो परिवर्तन के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया और उसके हिसाब से कहानियाँ और डायरेक्टर्स और जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको अप्लाई किया, और इसी वजह से वो लोग आज सस्टेन भी कर पा रहे हैं। फैंटास्टिक डांसर, फैंटास्टिक फाइट्समैन, फैंटास्टिक स्टंट पर्सन आल्सो, ही डज हिज ओन स्टंट्स। बिल्कुल, उनके साथ तो 2 फिल्म करके, एक जो सेकंड फिल्म जब मैं केसरी कर रहा था तो मैं मुझे तो लगा ये तो बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहें या एक बहुत बड़ा मौका है उनको सामने से एक्शन करते हुए देखना। ही वॉज टू गुड। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग लेह लद्दाख में स्पीति में शूट कर रहे थे कि वहाँ पर आपकी 50 मीटर चलते ही आपकी सांस फूल जाए, और अक्षय सर उन्होंने एक एक्शन सीक्वेंस है फिल्म का शुरू का, उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके जब तक उनको पहला टेक किया उन्होंने, उसमें थोड़ा सा कुछ एक एक्शन टीम की वजह से और रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा कि दूसरा टेक करते हैं, और वो खुद से 3-4 टेक करने के बाद जब तक उनको खुशी नहीं मिली अंदर से तब तक वो कर रहे थे। एंड वो दौड़ के आना और जंप करना और उसके बाद सबसे फाइट करना 8-10 लोगों से, एंड विद इन 10 मिनट्स ही वॉज रेडी अगेन टू डू द रीटेक, टू डू दैट सीक्वेंस अगेन। तो ये उनका that shows the hard work and the conviction of a great actor. Yes. And a great artist also. Yes, और उनकी टाइमिंग, जो उनकी टाइमिंग है ना, that is superb. उनको आप एक बार कैमरा की मूवमेंट बता दो और एक बार उनके साथ लाइन रिहर्सल हो गई तो फिर वो उस चीज़ को भूलते नहीं। आप भूल जाओगे, दूसरा कोई एक्टर भूल जाएगा, लेकिन वो बता देंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, एक मूवमेंट बताई, चूंकि इस सिनेमा में बीच बीच में कट करके लेना होता है, तो मैं एक मूवमेंट पहले लेने वाला था तो उन्होंने कहा नहीं ये बाद में, ये पहले है, एंड ही वाज राइट। वाओ, कंटिन्यूटी। यस, लाइक ही न्यू कंटिन्यूटी एज वेल। मतलब उन्होंने इतना काम कर लिया है और इतना उनके अंदर वो रच बस गया है कि वो अगर उनको कोई एक सीक्वेंस बता दो तो वो सो के भी उठ के भी आएंगे, और एक विदाउट रिहर्सल भी ही कैन डू इट। लाइक मिथुन सर, मैंने बहुत पहले एक उनको काम करते हुए देखने का सौभाग्य मिला था, उनके साथ एक ऐसे काम हुआ था, तो उसमें उनको बस एक केवल डांस रिहर्सल देखते थे और आके कर देते थे। ही वॉज टू गुड। तो ये लोग हैं, वो चीज़ इन लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने मतलब कि जज्बे से ही अचीव किया है। जी। आपने कहा जैसे आपने 2 फिल्में की हैं अक्षय सर के साथ, एक केसरी हो गई है एंड सेकंड वन आई रिमेंबर इज पैडमैन। हाँ।
तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज टोटली ऑपोजिट काइंड ऑफ अ मूवी, मतलब पूरा जॉनर ही अलग था जी, पैडमैन, एंड बाल्की सर तो इज लाइक अ फैंटास्टिक, Yeah. व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर. Yeah. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. दोनों ही फिल्में, दोनों ही डायरेक्टर्स बहुत ही, मतलब कहें तो एक्टर्स से कैसे अच्छा काम निकलवाया जाता है स्क्रीन पर. मुझे ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो सिनेमा है वो डायरेक्टर का ही मीडियम है. अगर आपको अच्छा डायरेक्टर मिल गया तो आपके उस रोल में 4 चांद लग जाएंगे. राइट राइट राइट. आप बशर्ते कि एक्टर सरेंडर कर दे उसको, डायरेक्टर को. तो वो बाल्की सर के साथ तो काम करना बहुत ही अच्छा रहा. हालांकि उसमें रोल बहुत इतना बड़ा नहीं था. सबके रोल जो थे वो आते थे उसमें, चूँकि वो एक बायोग्राफी थी कहें तो. बायोग्राफी. हाँ, तो उस वजह से सबके उसमें आते थे. छोटे छोटे सेगमेंट्स थे जिसमें सब लोग अपना अपना पार्ट अदा करके जा रहे थे. या तो उसमें बाल्की सर के साथ बहुत ही अच्छा था. उनके साथ जो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग यहीं मुंबई में शूट कर रहे थे मेरा पोर्शन. तो उस दिन मेरा एक शो था यहाँ मुंबई में. सीमा पाहवा जी डायरेक्ट कर रही थी वो नाटक. अच्छा. तो उसमें यहाँ पृथ्वी थिएटर में शो था, और दूसरे दिन जो लास्ट दिन मेरा शूट होना था उसमें बाल्की सर ने वादा किया था कि वो मुझे 5 बजे छोड़ देंगे. ओके. कैसे भी करके. ओके. और जितने मेरे सीन्स थे वो सब अक्षय सर के साथ ही थे. 2 दिन 3 दिन जो भी होना था उसमें. जी. तो उन्होंने वो वादा किया था, और धीरे धीरे है जो उल्टी गिनती शुरू हो गई थी. लेकिन उनका टाइम को गेज करना और जो पूरी शेड्यूलिंग थी और जो पूरी टीम थी, उन्होंने मुझे मतलब कि 5 बजने के 10 मिनट पहले ही फ्री कर दिया. वाह. और मैं अपने शो के टाइम पहुंच गया. तो मतलब कि वो अपने काम को लेकर के, चाहे वो उसकी टाइमिंग हो, चाहे सिंसियरिटी हो, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो चाहिए वो चाहिए. जी. और अक्षय सर ने उसी तरीके से, पूरी टीम ने, सबने एक जो फिल्म को कम टाइम में, अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है उसमें आपको अचीव करना है, तो सब में सबकी हेल्प किया सब ने. एंड सेकेंड फिल्म तो खैर बहुत ही लार्जर देन लाइफ और बहुत ही लेविश फिल्म थी. लेविश. काफ़ी दिनों तक शूट हुई. और उसमें डायरेक्टर, चूँकि थिएटर का मेरा काफ़ी सारा काम देख चुके थे, जी जी. उन्होंने एक और चीज़ जो मुझे उसमें मज़ा आया कि जो उसमें जितने भी एक्टर्स थे, अक्षय सर और परिणीति को छोड़ के, सबके साथ वर्कशॉप करने का मौका मिला था एक्टिंग का. कि 30 दिन मुझे सबकी वर्कशॉप लेनी थी एक्टिंग की. तो वो एक जो बॉन्डिंग बनी थी पूरी टीम के साथ, और उसमें काफ़ी समय बिताने का मौका मिला. डायरेक्टर, टीम, टेक्नीशियंस, अक्षय सर, सबके साथ जो टाइम बिताने का मौका मिला, उससे एक फैमिली वाली बड़ी बॉन्डिंग बनी. और वो फिर बाद में ये लगा कि यार ये विलेन है इसमें. ये विलेन है कि दोस्त है. मतलब कि जब अगर मरने का सीन हो रहा है तो उसके बाद पीछे जाके फोटो खींच रहे हैं, मस्ती चल रही है. तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस विद बोथ फिल्म्स. या दोनों फिल्म्स के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी प्लेजेंट. और जैसे केसरी में आपका नेगेटिव रोल है उसमें. जी. तो वो कैरेक्टर, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, वैसी कोई वैसा कुछ भी नहीं है. मतलब किरदार जो आप आदमी अपनाता है किसी भी फिल्म के लिए, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होता है? लाइक अमरीश पुरी जी, लाइक मेरे लिए अमरीश पुरी जी लाइक द बेस्ट नेगेटिव रोल एक्टर. यस. पुरी साहब तो, पुरी साहब ने जो जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी काम किया है, और आपका इंडियाना जोन्स में भी जो काम किया है, पीपल रिमेंबर दोज रोल्स आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री एज वेल. इवन इंडियन फिल्म्स. आप मोगेम्बो खुशुआ कभी नहीं भूल सकते. ओह माय गॉड. आइकॉनिक लाइंस. आप कभी काशी वर्ड नहीं भूल सकते सिर्फ उनकी वजह. काशी. लगे पुरी साहब तो उनका. और अमरीश पुरी साहब मुझे लगता है कि वॉज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको कोई भी रोल दे दो, वो उसमें इतना अच्छा करेंगे कि वो आपको अच्छे लगेंगे. जी. ही वॉज वन ऑफ दोज एक्टर्स. तो आई थिंक
अब हाँ, तो आपका हाउ वाज लाइक, आपने कैसे प्रिपेयर किया केसरी का? सैफुल्ला, आई गेस हाँ, दैट वाज द सईदुल्लाह Saidullah. कैरेक्टर का नाम Saidullah था। was the name of the character. तो how did you prepare for it? And वो accent भी आपका वहाँ पे पता चला है for the वो एक सीन में पश्तो भी बोलना पड़ा था। जी 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 जी। तो इसीलिए मैं कोई कभी कुछ पूछता हूँ, कहता हूँ मुझे पश्तो भी आती है। हालांकि पश्तो के नाम पे सिर्फ वही सीन याद है मुझे। लेकिन मैं बोल देता हूँ पश्तो भी आती है मुझे। तो प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन देखो हर एक्टर की अलग अलग होती है जी। हर एक्टर को जो वो कर रहा होता है बेसिकली, उसमें जो वो कर रहा है वो लोगों को सच्चा और अच्छा लगे, वो लगे जो कि कैरेक्टर को दिखना चाहिए। तो अब हर एक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से मैंने इतने सालों में अपना एक प्रोसेस बनाया है, एक तरीका है जो कि काफ़ी, उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक सेगमेंट में या एक सेशन में उसको कंपाइल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं उसको बताऊं तो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि स्क्रिप्ट में गिवन होती हैं। ओके। तो एक्टर का सबसे पहला काम जो होता है कि जो मैंने सीखा अपने टीचर से और अपनी इस पूरी जर्नी में, कि एक्टर अपने आप को स्क्रिप्ट से ऊपर ना रखे। उसे स्क्रिप्ट की सेवा करनी चाहिए, वनिस्बत उसे एज एन एक्टर अपनी सेवा करने के उसे स्क्रिप्ट की और उस किरदार की सेवा करनी चाहिए जितना लिखा है। अगर स्क्रिप्ट में अच्छा लिखा है और वो चीज़ है मौजूद तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा। और फिर डायरेक्टर है, राइटर हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस आपने लगातार की है, उसमें से जो जो आप अपने टूल को मजबूत करने के लिए आपने काम किया है, उसके जो जो प्रोसेस है उनको अप्लाई करते हैं और उस तरीके से अचीव करते हैं। तो बेसिकली जो केसरी का कैरेक्टर था, चूँकि वो ऑलरेडी हिस्ट्री में है, वो 1898 या 7 में हुई है वो घटना, तो वो कैरेक्टर मौजूद है। मुझे उसकी कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल दी गई थी, कराई गई थी, और उसमें उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया था, कुछ कुछ मैंने उसके बारे में गूगल से पढ़ा था, और क्या हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है और डायरेक्टर क्या उसके बारे में अनुराग सिंह कहना चाह रहे हैं जी। वो काफ़ी एक लंबा डिस्कशन रहा था। और उसके लिए मुझे खुद भी एक वर्कशॉप करनी पड़ती थी अपने एक दोस्त के साथ। सरगी हैं हमारी एक दोस्त, उनके साथ वो मुझे कंडक्ट करती थी कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम पे आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक टाइम पे आपको बाउंसिंग बोर्ड या आपको एक चेक करने वाला बंदा चाहिए होता है जो कि आपको ये बता सके। तो ऐसे में मेरे डायरेक्टर, को एक्टर्स, वो सब मुझे हेल्प करते थे, बनिस्बत इसके कि मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ और अगर मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ तो आई एम ए टीचर, मैं सब सिखाऊंगा। तो उससे तो मैं बहुत दूर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई एक चीज़, अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, कोई मुझे नई चीज़ बता रहा है, तो अगर वो सही है तो उसको मैं अप्लाई कर लूँ। तो वो एक प्रोसेस था जिसमें स्क्रिप्ट से मिला, डायरेक्टर से मिला, और मेरा जो अपना प्रोसेस है कि उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी जितनी आपको पता है और उसके बाद वो जिस स्टेज पे है अभी उस फिल्म में, जहाँ से कहानी शुरू हो रही है, वहाँ तक पहुँचने में उसकी अपनी ज़िंदगी में क्या घटा है जिसकी वजह से आज वो वैसा है, क्योंकि तभी वो किरदार आपका वहाँ पर भरा हुआ दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आप कुछ लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो सब स्क्रीन पे बताना है या पता चलना चाहिए या दिखेगा, लेकिन आपका किरदार जो है ना वो आपको खाली नहीं लगेगा, वो आपको भरा हुआ दिखेगा। ये लगेगा कि ये इसकी एक जर्नी है। कि अगर मैं कहूँ कि सर्वेश यहाँ बैठे हैं और मैं राकेश आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर हमारे बारे में कोई हमको देखेगा, हमारी बात सुनेगा, तो हमारे एक्सपीरियंसेस सुन रहा है, हमारी अच्छी बुरी यादें सुन रहा है। करेक्ट।
तो वो हमारा एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा वजूद होता है, उसी से ही हमारे थॉट्स बनते हैं और उसी से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो वो पर्सनैलिटी स्क्रीन पर लाने के लिए वो सब चीज़ें आपको पढ़ना और उतना उस किरदार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरा अपना प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही प्रोसेस दूसरे लोगों का भी होता होगा। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो कि दूसरा प्रोसेस सब इंसान, हर इंसान अलग अपना तरीका इस्तेमाल तरीका करता है। तो ऐसे और भी रास्ते। एंड जो पश्तो वाली बात है उसके लिए एक टीचर आए थे अच्छा अफगान से। अच्छा अच्छा तो उन्होंने पश्तो सिखाया था, थैंक्स टू हिम। सैयद साहब थे वो, और उनसे अभी भी दोस्ती है। तो ये है। बहुत ही बढ़िया। मोर ओवर आपने कुछ डायरेक्ट भी किया है, आपने एक मूवी डायरेक्ट की थी BHK bhalla@halla.com। मैंने 3 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, एक तीसरी अभी आने वाली है। अच्छा। एंड वन वाज बोलो राम। हाँ, बोलो राम। तो bhalla.com इज़ अ वेरी कॉमेडी, आई थिंक लो बजट वेरी कॉमिक फिल्म। और मैंने उसका ट्रेलर भी देखा तो बहुत मज़ा आया, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो उसमें मनोज पावा जी भी हैं, सीमा जी भी हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें। सो हाउ वाज दैट? लाइक आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट डायरेक्टोरियल। दैट वाज माय सेकंड वन। सेकंड। पहली मेरी बोलो राम थी। बोलो राम, ओके। जिसमें नसीर सर थे, ओमपुरी जी थे, पद्मिनी कोल्हापुरे जी थी, राजपाल यादव साहब थे, और गोविंद नामदेव जी थे, मनोज पाहवा सर थे जी। तो ये सारे लोग थे। और ऋषि भूटानी उसमें एक, और दिशा करके ये नया पेयर था। वो मेरी पहली फिल्म थी। तो बतौर अभिनेता जो मुझे काम करते हैं जो लोग, बेसिकली डायरेक्टर बनना, मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस कहें, ये तय था। ये मुझे लगता है कि मैं तो अभिनेता हूँ और कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोल्स मुझे मिलें, मैं उनको करूँ। मुझे लगता है कि साथ ही मुझे ये डायरेक्शन का चस्का लग गया। और ये चस्का लगा, मुझे लगता है ये जब आप शुरू में इस माया नगरी में आते हैं तो सरवाइव करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है डेफिनेटली। और वो सरवाइव करने के लिए आपको तब करना पड़ता है जब आपको अपने मन के रोल चाहिए होते हैं। जब आपको लगता है कि आप हर रोल करना नहीं चाहते, आप ये नहीं बोलना चाहते, आप ये नहीं बोलना चाहते कि बॉस माल पहुंच गया है, आप ये नहीं बोलना चाहते कि सॉरी हम उसको बचा नहीं सके। The generic roles that you get. जेनरिक रोल्स कि डॉक्टर का, योर ऑनर हमें दूसरी तारीख चाहिए। सॉरी, आप अगर ऐसे रोलों से बचना चाहते हैं कि योर ऑनर मेरे मुवक्किल ने ये कहा, ऑर्डर नहीं करना चाहते, तो बेसिकली तब आपके सामने एक सर्वाइवल की बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और ऐसे में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है यहाँ पर मुंबई में जी। तो मैंने इन सारे रोलों से बचने के लिए, क्योंकि शुरू में जब मैं आया तो मुझे एक वकील का रोल मिला था, दैट वाज गुड। सबसे पहला काम मिला था, एक इंसाफ करके सीरियल आता था, एपिसोडिक था जी। तो वो दूरदर्शन पे आता था, मैंने उसमें किया। लेकिन वो जिस तरीके से शूट हुआ उनके हिसाब से उन्होंने अपने कम टाइम फ्रेम जोन में उनको करना था, उन्होंने किया। लेकिन मुझे लगा कि यार कि ये क्या हुआ, इसमें तो मैंने जो कुछ अभी तक सीखा है या जो कुछ करना चाह रहा हूँ वो तो मैं कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर सका। फिर कुछ एक फिल्म्स भी मिली जिनमें उसी तरीके की कि बॉस जल्दी चलो, वो वहाँ उसको छेड़ रहा है, बॉस इस तरीके के आ रहे थे। इसी तरीके की मिठुन दादा के साथ एक फिल्म मिली थी, तो वो मैं गया था खतरों के खिलाड़ी करने। तो वहाँ जाके पता चला एक सीन हो गया, तो अब पता चला कि वही रोल और 10 लोग करने वाले एक सीन में। तो मैं वहाँ से भाग आया। तो इस तरीके की बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए और ये तय कर लिया कि यार कि ये सब तो करने के लिए मैंने एक्टिंग में जो शिक्षा नहीं ली है, ये तो अगर यही करना था तो फिर मैं बम्बई से लौट के क्यों गया, मैं यहीं मुंबई में रह जाता जी। 2 बार जाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैंने वहाँ से अपने आप को रोका। हालांकि कुछ एक सीरियल्स भी किए, उनमें अच्छे रोल मिले, सब चीज़ें हुई। लेकिन उस समय जो जिस तरीके से सीरियल शूट होते थे, अब का मुझे पता नहीं, वो एक बहुत ही एक डेली सोप की आपको एक दिन में 8-8 एपिसोड्स
छापने हैं या एक दिन में एक एपिसोड छापना है, 2 एपिसोड छापना है, और उसमें उनके सामने भी तलवार लटक रही होती है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, बजट की चीज़ें होती हैं और उनके अपने एक रीजंस होते हैं। तो वो एक ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं हो पा रहा है मुझसे, जो नहीं। और ये भी था कि उसमें विलेन भी जो लिए जाते थे वो सब हैंडसम होते थे। मॉडल आया है, वो उसमें दिखा था, ये उसमें दिखा था, तो वो विलेन होते थे, तो वहाँ भी रोल वैसे नहीं मिलते थे। तो इनफैक्ट एक सीरियल में मैंने एक डॉक्टर का रोल किया था, और वो डॉक्टर का रोल मुझे कहा गया था कि ये कंटिन्यूटी का है। हाँ। वो शायद कुछ सीआईडी सीरियल था, पता नहीं कौन सा था। तो उसमें मुझे जाके पता चला कि ये 2 ही सीन का है, एक ही सीन है जिसमें आके नर्व्स चेक करके एक्चुअली वही लाइन बोलनी जो मैं कभी नहीं बोलना चाहता था कि ही इज़ फाइन नाउ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ। और थैंक गॉड कि मुझे वहाँ पे कोई एक असिस्टेंट वो बन गया था, मेरा दोस्त। उसने क्या किया कि उसने कुछ तो किया कि वो शॉट पीछे से लगा, और उसमें उसने आगे डायरेक्टर को याद नहीं दिलाया, कुछ स्किप कर गया, और सामने आमने से कुछ कैमरा वैमरा लगवाया नहीं। मैं बच गया और मैं उतना करके पैसे लेके चला आया। और तब मैंने कसम खा ली यार कि ये बॉस होगा नहीं, कुछ और चीज़ें हमें साथ में करनी पड़ेंगी और कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने साथ में थिएटर अपना शुरू किया। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्शन तक पहुँचा कैसे, क्यों ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आया, तो उसके साथ वॉइसिंग, लोगों को असिस्ट करना, राइटिंग में, बेसिकली मैंने जो साइड के काम शुरू किए वो इसी मीडियम से जुड़े हुए जो काम थे। राइट। अब वो कर मैं सिर्फ पैसों के लिए रहा था, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक्चुअली आपके हार्डवर्क और डेस्टिनी का एक तालमेल होता है, या मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ जो मैं कहीं लिख रहा था, मिली भगत होती है। मिली भगत। वो जो मिली भगत होती है ना, उसको आप नहीं समझ सकते। वो आप जब काफ़ी आगे निकलने के बाद जब किसी एक जगह पे पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने ये चुना था। मेरे को लगता है फॉर द सेम एडिंग इन द सेम थिंग कि आप अपना स्किल जैसे जैसे डेवलप करते जाते हो, तो आपके स्किल सेट्स वो फॉर्मुलेट हो कि कहीं ना कहीं वो मिली भगत जो है उस चीज़ की, वो उस चीज़ कहीं ना कहीं आपको वो पहुंचा देती है। बिल्कुल पहुंचाती है। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो हुई चीज़ें जुड़ी, राइटिंग की, कास्टिंग, एक परजानिया फिल्म आई थी, राइट, तो उसमें मैंने कास्टिंग की। फिर एक शमिन देसाई हुआ करते थे, नहीं रहे बेचारे, तो वो एड फिल्म मेकर थे, तो उनको मैंने कुछ असिस्ट किया। इसी तरीके से राइटिंग की 1 फिल्म, 2 फिल्म, कुछ एक की, और ग्रेजुअली होते लोगों को इंडिविजुअल एक्टिंग की क्लासेस देने लगा, वॉइसिंग करने लगा। तो ये सब चीज़ें जो स्किल पैदा हो रही थी, नाटक अकेले कर रहा था, फिर उसी बीच मॉटली ज्वाइन करने का मौका मिल गया। तो वो जो चीज़ें हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि वो सारी स्किल्स के साथ साथ बतौर अभिनेता तो मैं और ज़्यादा तैयार हो ही रहा था। ये सारी चीज़ें भी, मुझे जो टेक्निकल चीज़ें पता चल रही थी, इसने मुझे तैयार किया। और एक मौका मिला मुझे बोलो राम डायरेक्ट करने का, कि जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था उसको ही लेकर के मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला। बोलो राम। आप क्या पढ़ा रहे थे सर? उसको मैं एक्टिंग की क्लासेस दे रहा था। अच्छा, ओके। तो उन लोगों ने प्लान किया कि एक फिल्म बनानी है, वो सारी चीज़ें हुई, और बहुत कुछ होने के, काफ़ी सारी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद ये हुआ कि हम बनाते हैं। तो वो मुझे उस तरीके से, तो मुझे लगता है कि, और उस फिल्म के आप सोचिए 10 साल बाद मेरी केसरी आई, और मैं अभी आई एम वेरी थैंकफुल टू डेस्टिनी एंड एवरीथिंग, कि मुझे लगता है कि हर चीज़ का मौका मुझे तभी मिला जब मैं तैयार था। ओह माय गॉड, ये लाइन तो मैं पिछले 10 दिन से ऐसे खाली सोच रहा हूँ कि आपको मौका तभी मिलता है जब आप तैयार होते हैं। जब आप तैयार होते हैं जी। कुछ भी ऐसा नहीं गलत हो रहा है जो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है। नहीं। आपको, अगर आपने, वो गलत तभी होता है क्योंकि वी ऑल आर एनर्जीज। अगर जो आप कर रहे हैं उसमें आपने अच्छी एनर्जी डाली, तो वो जाके आपको सही टाइम पे सही रिजल्ट देगी एकदम। अगर आपने उसको फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन या उसको आपने बैड वाइब्स दी, तो वही चीज़ आपको गलत रिजल्ट देगी। तो यही चीज़ है कि आपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को किस तरह से रिफ्लेक्ट किया, जी, आपने अपने लिए काम कैसे पैदा किए। करेक्ट। तो वो चीज़, डायरेक्शन का भी वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है। अभी जो मैंने तीसरी फिल्म एक बनाई है, मंडली नाम है उसका, पोस्ट फाइनल हो रहा है, तो वो भी आ जाएगी होपफुली इस साल। तो मुझे लगता है कि पिक्चर दर पिक्चर भी मैं ग्रो किया बतौर
निर्देशक और बतौर एक्टर, बतौर लेखक, क्योंकि हर सीट पे आपको बैठने का मौका मिला और आपको ये पता चला कि जब आप सामने होते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप लोगों की, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। बिल्कुल। मैंने ये चीज़ अपने छोटे से करियर में भी मैंने ये चीज़ देख ली कि व्हेन यू आर, जैसे मैंने तो एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था एक लिंटास में, और आज जैसे आपसे सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो आई वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट इन सावधान इंडिया, इज व्हाट आई रिमेंबर। उस टाइम पे रवि सर सावधान इंडिया के प्रोडक्शन करते थे, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने समझा कि प्रोडक्शन करना है या डायरेक्शन करना है। मेरे को पूछा कि करना क्या है तुमको, प्रोडक्शन करना है डायरेक्शन करना। मैं बोला डिफरेंस क्या होता है भाई, ये तो थोड़ा सा मेरे को तो पता नहीं है। देखो भाई, प्रोडक्शन में ऐसा है कि तुम सारी चीज़ें संभाल लो, जो भी है, ये है, छोटा सा कंघी है, एक्टर का आना है, खाना है, जाना है, कैमरा है, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, और डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन में आप एक्टर को बताते हो कि आपको क्या करना है, आपको फ्रेम में आप देखते हो कि कैसी चाहिए, आपको लाइटिंग देखते हो, आप मूड देखते हो कोई भी चीज़ का। अच्छा, अगर दोनों करना हो तो तो रवि सर ने मेरे को बोला कि दोनों करना हो तो कर ले, तू पहले प्रोडक्शन तो सीख ले, एक चीज़ सीख ले, उसके बाद तू दूसरे में जाना ना। बोला अच्छा ठीक है, मतलब एक एक करके सीखना पड़ता है, तो दोनों नहीं कर पाएंगे साथ में। नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है काम, भी एक एक करके सीखना पड़ता है। यू कैन नॉट जंप इनटू एनीथिंग एट वंस। तो वही जो हमारी बात हुई कि समय से पहले ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत ही सही बात है वो। और ऐसे में ना आपको कभी भी कोई चीज़ जो आपके रास्ते में आ रही है सीखने के लिए, या कोई चीज़ मिल रही है, उसको करने से हिचकिचाइए मत हिचकिचाइए, आप पीछे मत हटिए। जी। क्योंकि मेरा एक बहुत, अब इस तरफ आज जहाँ पर भी पहुँच के मुझे लगता है कि जो 20 से 30 की उम्र होती है ना, वो आपकी सीखने की और ये डिसाइड करने की उम्र होती है कि आपको करना क्या है। और जो 30 के बाद का आपका समय शुरू होता है, 30 कह लें या 32 कह लें, उसके बाद जो शुरू होता है ना 30 से 40, कि जो आप करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ती है बहुत, एक्चुअली उस दिशा में बहुत। जी। और उस मुकाम तक आप पहुंचते हैं 40 के आसपास, और उसके बाद 40 के बाद आप उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू करते हैं कि जो आपको मिला है उसको और मज़े लीजिए, और उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए। तो बेसिकली इसलिए जब आपके पास कोई चीज़ आ रही हो ना, और आप जब इस डिसाइडिंग रूट पे जा रहे हो, ऐसे रास्ते पे, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ अगर सामने आ रही ना, तो उसको करके, जैसे कि आपने बताया प्रोडक्शन, ये डायरेक्शन में ये करना होता है, अब आप पॉडकास्ट भी शुरू कर रहे हैं, तो यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, बिकॉज यू आर कलेक्टिंग लॉट ऑफ स्किल्स विद यू, एंड विच इज़ नॉट बैड। मतलब कि ऐसे में कोई बता रहे तू तय तो कर ले, करना क्या है। लोग ये बोलेंगे आपको कभी कभी लाइफ में, जैसे कभी कभी लोग मुझे, भाई तुम डायरेक्टर हो या एक्टर हो। मैंने कहा कि भाई डायरेक्टर और एक्टर दोनों होने में क्या प्रॉब्लम है? एकदम कि जब मैं एक्टर हूं तो जाता हूं चुपचाप अपने लाइनें पूछता हूं, स्क्रिप्ट पे काम करता हूं, ये नहीं बताता उसको भाई कैमरा इधर रख लो, ये वाला शॉट ले लो। दैट इज नॉट माय जॉब। उस समय मैं एंजॉय करता हूं कि इस समय जो लग्जरी है एक्टर होने की, बैठे हुए आराम से भाई वैनिटी में, जब मेरा शॉट बुला लेना, एसी चल रहा है, हाँ लंच ब्रेक हो गया जी। डायरेक्टर को कहाँ ये मौका मिलता है? ये सब डायरेक्टर के पास ये सब लग्जरी नहीं है। तो वो जो मैं 40-50 दिन शेड्यूल में परेशान होके खटा होता हूँ, शूट गया होता हूँ, वो भी जाके तब भी करूँ, उसमें भी अपना दिमाग लगाऊँ, नहीं वो सब नहीं करता। और वो उससे वो एक अलग, दैट वे एवरी रोल इज वेरी डाइवर्सिफाइड। इसीलिए आप जब हर जगह बैठ चुके होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपको किस रोल में क्या करना है। जी करेक्ट है सर। ये बात पे आते हैं सर, आप एक्टिंग मोटिवेशन आपने जैसे बताया कि आपको बचपन में आपको मिला उस चीज़ का मोटिवेशन व्हेन यू सॉ अमिताभ बच्चन ऑन द स्क्रीन एंड यू वांटेड टू डू इट, बट उससे पहले क्या था? मतलब ज़िंदगी में शरारत थी या कुछ ऐसा था कि मतलब कैसा था? आई मीन आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस, बट हाउ वाज लाइक माय चाइल्डहुड, योर चाइल्डहुड, हाउ डिड योर पेरेंट्स यू नो लाइक ट्रीट यू, एंड रवि सर जैसे आपके बड़े भाई हैं, तो उनके साथ कैसा आपका रिलेशन था? रवि भैया तो एक्चुअली हम लोगों में
2-2.5 साल का ही फ़र्क है। जी। तो हम तो एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो 3 भाई 1 बहन। तो सारे लोग यहीं हैं मुंबई में। बाकी जो बचपना रहा, तो मेरे ख्याल से मैं बचपन से बहुत शरारती रहा। शरारती इन द सेंस एग्रेसिव, वेरी प्रो, या बहुत ही तुरंत रिफ्लेक्ट करने वाला, वेरी इम्पल्सिव, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ने वाला। यानी कि ये साबित करने वाला है कि भाई मैं सही हूँ, सारी दुनिया गलत है। कुछ ऐसा एटीट्यूड भी रहा है मेरा पहले, जहाँ तक मुझे याद है। और ऐसे में ऐसे लोगों का जो क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ रहा। क्रिकेट, बाद में टेबल टेनिस का भी बहुत शौक़ रहा, बहुत खेला। चेस, ये सारे गेम्स मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। फुटबॉल भी थोड़ा बहुत। लेकिन जो शरारतें की बचपन में, पतंगबाजी बहुत करता था मैं, तो उसकी वजह से बड़ी बहुत, चूँकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली कह लें, बाद में थोड़े से कुछ एक डाउनफॉल रहे हमारी फैमिली में, जिसकी वजह से एक काफ़ी एक ख़राब समय भी देखा हमारी फैमिली ने। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जो पढ़ाई में मन न लगना होता है ना, ऐसे बच्चों का, जिनको ये दिख जाता है बचपन में ही, 5th क्लास में ही, कि मुझे वहाँ जाना है, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक तरीके से मैंने अपने लिए प्रोफेशन तय कर लिया था। अगर मैं उन कुछ ऐसे अल्फाज में कहूँ कि मैं ये तय कर चुका था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो अगर मुझे मेरा लक्ष्य पता था उतनी उम्र से, तो मुझे लगता है जिसकी वजह से ऐसा रहा कि मैं पढ़ने में बहुत ही लीचड़, आपने इग्नोर कर दिया। हाँ, इग्नोर कर दिया। मुझे लगा इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ तो लाइनें याद करके बोलनी होती ना। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, मायापुरी, चंदा मामा, ट्विंकल, राम रहीम, चाचा चौधरी, सब तो पढ़ लेता हूँ मैं। सब आता है मुझे, और याद भी हो जाता है मुझे। याद तो कर ही लेता हूँ मैं। आवाज़ अच्छी है ही है, शीशे में देख के लगता था हूँ ही अच्छा। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो थीं, तो इन सब के कॉन्फिडेंस का या ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे पढ़ाई से जो है वो दूर रखा। हालांकि ड्रामा स्कूल में आने पे मुझे वो लिटरेचर और वो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो काफ़ी भरपाई हुई, और अब ज़्यादा और पढ़ने में मज़ा आता है। मुझे लगता है कि पढ़ाई जो फोर्स की गई, अगर जो एक होता है ना, जो आपका माइंड डेवलप होता है, अगर मैं इस उम्र में पढ़ूँ तो शायद फर्स्ट आ जाऊँ। अगर मैं हाई स्कूल में 10th क्लास में विद ग्रेस पास हुआ, मतलब कि रिज़ल्ट मार्कशीट तक मिलने तक नहीं पता था कि मैं पास होऊंगा कि फेल, अरे विद ग्रेस पास हो गया, इसको मिल गए कुछ नंबर ग्रेस के। तो मुझे लगता है कि वो मेरा लक्ष्य क्लियर होने की वजह से, जो मैं अपने बचपन को देख पा रहा हूँ, उस वजह से बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कोई ऐसा करें या कोई इससे इंस्पायर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको पॉजिटिवली इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि एक पॉजिटिव नोट है मेरे लाइफ में, एक ऐसा नोट है अब। तो वो देखने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई इग्नोर हुई मेरी, और शरारती इसलिए रहा क्योंकि कानपुर जो शहर है हमारा, वो एक अनोखा शहर है। वहाँ पर एक अलग रंग है, एक अलग मिजाज है वहाँ का, और एक अलग स्पीड है, एक अलग रिदम है वहाँ की। अच्छा, वहाँ सब मौज में है। मौज में है, सब मौज में है वहाँ पे। किसी को भी कहीं जाने की जल्दी है, जल्दबाजी नहीं है, वो हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, और एक रस है वहाँ पर। अच्छा, जीवन का। अच्छा, मतलब कि अगर आप सुबह निकले हैं खेलने, तो आप खेल के फिर जलेबी समोसे खा करके और पूरा एंजॉय करके तभी पहुँचेंगे। दुकान देर से खुलनी है, खुल जाए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो एक रंग है उस शहर का। हाँ। मैं काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ, कई साल हो गए। तो बचपन मेरा खेलने कूदने, कम पढ़ाई लिखाई, और स्कूल बंक करके, पढ़ाइयाँ बंक करके, क्लासेस बंक करके, फिल्में इतनी देखी कि एक दिन में 3-3 शो देखता था। वाह। मैं और मेरे बड़े भाई साहब दोनों। तो हम दोनों लोग ऐसे सिनेमा के शौकीन थे। और कभी कभी तो ये बताता कि आज सुबह से संडे को अगर देखना है, आज क्या है, घर में बोल गया था वो जो मम्मी, वो जो क्रिकेट के मैच होते हैं ना, जो क्लब ज्वाइन कर रखा है, उसका आज मैच है पूरे दिन भर।
तो सुबह क्रिकेट खेलता था, वहीं से उसी कॉस्ट्यूम में निकल जाता था क्रिकेट किट ले करके फिल्में देखने। और माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी बोली भी हर बात को मान लेते हैं। एक उम्र होती है जब माँ बाप हर बच्चे की हर बात को समझ लेते हैं कि हाँ सच ही बोल रहा होगा हाँ ये सच बोल रहा होगा। और बच्चे कितने कन्विक्शन से झूठ बोलते हैं कि माँ ये मैंने कितनी बार किया है। और उसका एक रीजन भी होता है कि अगर बच्चा नकल करके होशियारी से पास होने में भी माहिर है तो वो उनमें मैं था कि नकल करके होशियारी से पास होते, अरे पढ़ाई में कितना तेज है, पढ़ता है जाता है। तो बेसिकली मैं अंधों में काना राजा था। तो मैं अंधों में पढ़ाई में काना राजा था और नकल करके पास हो जाता था। और मतलब कि बहुत नकल की। और एक टाइम पे थी शायद मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उस साल जब मैं 12th में था तो किताब साथ में जो सब्जेक्ट का पेपर है वो एक साल ऐसा था जिस साल स्टूडेंट्स को किताब साथ में रखने को अलाउ किया गया था एग्जाम में, कि जिस सब्जेक्ट का पेपर उस सब्जेक्ट की किताब आप अपने साथ रख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप रेफर कर सकते हैं बुक को। अच्छा। और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब सोचो उसमें भी इतनी बड़ी फैसिलिटी होने के बावजूद लोगों ने क्या किया था, हमारे जैसे लोगों ने, कि उसमें भी कुंजियां खरीदी थी कि कौन से सवाल आ सकते हैं, उसमें भी फर्रे बनाए थे सवालों के उत्तर बना करके आंसर बना के वो भी किताब के बीच में रख करके तो भी ले गए थे। एंड थैंक गॉड कि मैं उस साल फर्स्ट आया था। वाओ। जस्ट 60% प्लस, जस्ट नॉट 90 60 में फर्स्ट आ गए सर। 60 प्लस में फर्स्ट हो जाता है हमारे उस समय। अभी पता नहीं कितना है। क्या बात है, क्या बात 60 में जस्ट 60। तो और कॉलर खड़े हो गए, लगा कि अरे ये तो हमारा सबसे अच्छा बेटा है घर का। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को कभी पता नहीं चलने दी, क्लास बंक करके वो करना। लेकिन जब बॉम्बे आने का 91 में फैसला अपना उनको बताया जाना है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए सेटबैक था फैमिली के लिए, एंड फादर के लिए स्पेशली। हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली रही है। अब की जनरेशन, मेरे भाई और मुझे हटा दें तो मेरे छोटे भाई बहन को हटा दें तो हम लोग की जनरेशन में से कोई डॉक्टर नहीं है। जबकि मैंने अपने फादर के साथ बैठकर काफ़ी 3-4 साल तक प्रैक्टिस कहें या दवाइयों की सेलिंग की, जिनको वो दवाइयाँ देते थे, कुछ एक बेसिक दवाइयों की जानकारी है, उनको किस प्रॉब्लम में क्या दवा देते हैं, कौन से रोग में क्या दवा दी जा सकती है, वो सब थोड़ी बहुत जानकारी है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ उसका। तो ये मुझे लगता है वो थोड़ा सा सेटबैक था जब उनको पता चला कि ये अचानक से कैसे फर्स्ट आया हुआ बच्चा अचानक से कह रहा है कि बॉम्बे जाएंगे एक्टिंग ये कैसे हो गया, ये क्या कमी रह गई। और फिर वो बड़े बवंडर मचे थे बहुत ही। फादर भी गुस्सा हुए थे। हम लोगों ने CPMT के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे, उसमें फ़ेल हो गए। एक बार नहीं फेल हो गए थे, हाँ फेल ही हो गए थे हम सब भाई। अच्छा। तो मतलब कि वो उनके लिए सेटबैक था। बट जब NSD में हुआ तो थोड़ा सा फादर जो हैं वो खुश हुए थे, और उनकी खुशी का एक जो रीज़न था वो मुझे लगता है कि इतना ही रहा होगा कि उनको लगा कि ये लड़का अपने दम पे इस शहर से निकल के एक ऐसे शहर में जा सकने की हालत में पहुंचा है मेहनत करके, जहां इसको कुछ रुपए स्कॉलरशिप में मिलेंगे और एक प्रॉपर एजुकेशन लेगा 3 साल की। और मेरे भाई बहनों में मैं अकेला था जो ऐसा कर सका, क्योंकि मेरे फादर भी आजमगढ़ के रहने वाले थे। अच्छा। कनेरी गांव से, वहाँ से आए थे, कानपुर में रहे, पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बने। तो और उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर खोला, जो कि मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट बने होम्योपैथ के, जो कि पूरे यूपी और दिल्ली में सबसे नंबर 1 रहा। अच्छा। तो ऐसे में मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी को अपने से रिलेट करने की कोशिश की होगी। जी जी जी। कि अगर मैं अपने गांव से निकल के यहाँ आकर के कुछ बनाऊँ तो शायद ये भी कुछ कर ले जाए, क्योंकि लेने तो एक एजुकेशन ही जा रहा है। जी जी। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उनको हौसला मिला था। बट इनिशियल डेज वर नॉट सो गुड। बड़ी गालियाँ और मलामत सुनने को मिली हैं। आई थिंक आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट की जर्नी तो नहीं कहूँगा मैं, बट कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनकी जर्नी ऐसी ही शुरुआत होती है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे कि तो, यार आपको एक्टिंग करनी है, यार तुमने तो कुछ किया भी नहीं है,
और कहाँ से कर लोगे तुम? वहाँ तक तो ये बात भी हो जाती है कि तुमने अपना चेहरा देखा है और कहाँ से एक्टिंग कर लेगा तुम? कैसे कौन लेगा तुमको? कौन तुम्हें हीरो बनाएगा? जबकि आप देखेंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से लेके आज तक जितने भी हीरो हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो हैं, अगर हम कुछ 4-5 लोगों को छोड़ दें तो जितने भी बड़े स्टार बने, जितने भी बड़े अभिनेता बने, वो सभी अनकन्वेंशनल फेसेस हैं, नॉर्मल लुकिंग लोग हैं जिन्होंने पर्दे पे चमत्कार किया, जिन्होंने स्क्रीन पे ऐसे जलवे बिखेरे जिनके बारे में सोच पाना मुश्किल था। आप खुद ही देख लीजिए बच्चन सर या उनके टाइम के लोगों को कितना रिजेक्शन झेलना पड़ा, और इसलिए भी लोग फैमिली थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि जितनी भी आर्ट फॉर्म है ना जी, उनको प्रोफेशन नहीं माना गया आज तक हमारे हिंदुस्तान में या पता नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड। जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली हैं कह लें, या अपर मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास, कभी भी आर्ट को प्रोफेशन का दर्जा नहीं मिला। जी जी जी। जैसे ही आप कहते हैं कि एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, या फोटोग्राफर बनना है, या एडिटर बनना है, या डायरेक्टर बनना है, अरे यही रह गया है करने को। कपिल शर्मा देखना सबको पसंद है, हाँ, लेकिन अगर किसी का बेटा बोल दे कि माँ मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करना है, अरे ये क्या हो गया, क्या बोल रहा है, हाँ, क्या ये पागल हो गया, पागल हो गया, किसी ओझा को दिखाओ इसे, डॉक्टर को दिखाओ इसे। सही बात, एकदम सही बात। तो वो कहीं ना कहीं नाउ आई एम सीइंग दैट अब क्योंकि जहाँ डिजिटल की बात आ गई, जहाँ OTT आ गए, जहाँ पे अब तो रील्स में लोग स्टार बन जा रहे हैं। हाँ, मतलब घर से बैठे बैठे रिंग लाइट लगाई, वहाँ पे वीडियो बनाया, चार डांस के मूव्स किए और लोग स्टार बन जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो माँ बाप को भी दिख रहा है कि यार ये तो खाली मोबाइल में डांस करके दिखा के इतना पैसा कमा ले रहा है, हाँ, इसके पास तो गिफ्ट आ जा रहे हैं इतने ब्रांड्स के, हाँ, तो वाह क्या बात है। फैसिनेट कर रही हैं उनको चीज़ें। और आप देखिए सीरियल्स में बच्चे कितने लंबे लंबे समय तक काम करते हैं। जी जी। मैंने देखा कि कई एक बच्चे बेचारे इतना ज़्यादा कि उनकी पढ़ाई बचपने में ही छूट गई। तो और ये थोड़ा सा मुझे लगता है सब्जेक्टिव भी है बहुत, पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। यहाँ मैं और मेरे भाई हैं जो तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मेरी भांजी देखती है, दिन रात देखती है तारक मेहता को। तो वो पहले टप्पू आता था उसमें, छोटा जो जेठालाल का बेटा हुआ करता था, तो वो लड़का जब उसने एक्टिंग करना चालू किया था, आई थिंक ही वाज अराउंड 7 और 8 years old, और वो जब तक उसने एक्टिंग की वो कुछ 10-12 साल उसने तारक मेहता में एक ही रोल किया। अब वो बच्चा उसने मेरे हिसाब से मर्सिडीज़ के साथ उसने एक फ़ोटो डाली, तो हम देख रहे थे यार ये कहाँ चाइल्ड एक्टर था और इसने इतना पैसा कमा लिया। बट एज अ चाइल्ड एक्टर ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, यू नो, दैट मच ऑफ हार्डशिप जाना पड़ता है। और कोई बुरी बात नहीं है उनको ये सब मिलने में, लेकिन मसला आगे यही आता है कि बेसिकली आपकी अगर हम ऑन एवरेज एज अगर हम 60 या 70 या 80 मान लें जी, अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को इस रास्ते से या जल्द कह लें अचीव कर लिया है, तो इसके बाद क्या? इसके बाद अगर आपके अंदर कोई एक गोल या कुछ ऐसा नया पाने की ललक नहीं है, तो आपके अंदर एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जो आपको किसी गलत राह या किसी एक अजीब से रास्ते पर लेके जा सकता है। एकदम। तो और ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप अगर इस चीज़ को लेके अवेयर हों, तो ये भी हो सकता है कि आप और कुछ नया अचीव कर लें। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपने पैसे के साथ साथ या उस सक्सेस के साथ साथ समझदारी कितनी अर्न की। अब अगर देखा जाए तो आज किस स्टेज पे पहुंच गई है कि अगर आर्ट को या आर्टिस्ट को प्रोफेशन नहीं माना गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही इसमें डाल दिया है, फ़ोटो लेके कास्टिंग एजेंसीज में या डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास घूमते रहते हैं। तो उनके लिए यही एक प्रोफेशन हो गया और वो जल्दी अचीव करवा करके शायद ऐसा वो अपने सुख के लिए या बच्चे को जल्दी सेटल करने के लिए किसके लिए कर रहे हैं वो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उस बच्चे का जो बचपना है, मैं कहूँगा कि भले ही मैं पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन जो मेरा बचपना रहा, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, सुख दुख देखना, या इतनी जर्नी में हार्ड वर्क करके ये समझ पाना कि ये मेरे लिए सही है या ये गलत है,
ये मेरे लिए सही रहा, सही रहा। जी जी। आगे भी सही है। तो अब ऐसे टाइम पे जहां कुछ लोग इसको प्रोफेशन मान चुके हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो इसको अभी भी प्रोफेशन नहीं मानते हैं, ये बीच का रास्ता कैसे चुनेंगे? ये दोनों कम्युनिटी अगर मैं कहूँ तो ये कैसे रास्ता निकालेंगे, वो एक अभी भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है, था और रहेगा, रहेगा डेफिनेटली रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जो वो उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें मनोरंजन चाहिए, लेकिन वो खुद एक मनोरंजन का पात्र कहें या एक मीडियम कहें उसका, वो नहीं बनना चाहते, या वो नहीं, वही बात इसके बारे में नहीं सोच सकते कि ये वही बात है कि डाका पड़े लेकिन पड़ोसी के घर में। हाँ एकदम भाई, एकदम मेरे घर में नहीं पड़ा भाई, एकदम नहीं पढ़नी चाहिए कि भाई या सो वही चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने डेविड सेसोन लाइब्रेरी में आपके साथ एक कहानी सुनी थी, स्टोरी टेलिंग। आप उस टाइम पे नरेशंस करते थे कुछ कहानियों के। हाँ, डेविड सेसोन लाइब्रेरी में मैंने किया था। प्रेमचंद की एक कहानी थी जी, लॉटरी, और एक कहानी थी सहाय। मेरे ख्याल से ये 2 कहानियां सुनी थी, यही थी ना मैंने? जी जी जी। और आपका ग्रुप का नाम मैं भूल रहा हूँ शायद। हाँ, वो मैं एक दूसरे ग्रुप के लिए काम करता था। मेरे ग्रुप का नाम ड्रामेबाज रहा है, और एक जश्न कलम करके, जश्न कलम, उनके साथ मैं काम करता था। जी जी। तो अभी काफ़ी दिनों से ब्रेक है उस ग्रुप के साथ। अच्छा। वो भी बिजी हैं, वहाँ के एक्टर्स भी सब। तो वो मैंने डेविड सेसोन में किया था। यहाँ मुंबई में भी चूँकि मैं जब मॉटली के साथ कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होता हूँ या नहीं चल रहा होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा खुद का कुछ अपना एक प्रैक्टिस के तौर पे सोलो परफॉर्मेंसेस या कहानियों का जो मंचन है या उनका पठन है, उनका जो नरेशन है, वो चालू रहे। ये मेरी एक कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को अभ्यास में नहीं रखेंगे, क्योंकि हर कोई, जितने भी होते हैं डांसर, रोज़ अपनी डांस की प्रैक्टिस करता है जी। सिंगर रोज़ सुबह सुर की प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक्टर क्या करता है? क्योंकि एक्टर बनने आए हुए लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं मेरी तरह कि एक्टिंग तो आती है, उसमें करना क्या है? उसमें करना क्या है? तो बेसिकली करना क्या है, यही अचीव करना होता है कि करना क्या है। अगर आपने उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो उसको, अभ्यास को जारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे जंग नहीं लगती आपके अंदर। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आज भी रोज़ एक कहानी खुद घर में पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा। कि रोज़ डेली मेरा एक रहता है कि कोई पुरानी जो मैं कर चुका हूँ या नई जो सोच रहा हूँ करूँगा, उसको पढ़ना लिखना। एक 2-3 घंटे का जो समय होता है, वो अगर शूट पे नहीं हूँ। If you could narrate one of these stories, if you don't mind. हाँ यार, बहुत सारी हैं। जैसे सहाय का एक शुरू का पैसेज है जी। कि ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू मरे हैं और 1 लाख मुसलमान, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ऐसे करके वो, और हैरत ये नहीं है कि 2 लाख इंसान मरे हैं, हैरत तो इस बात पे है कि मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख मुसलमानों ने, ऐसे करके वो काफ़ी लंबी वो चीज़ है जी। तो कुछ कुछ चीज़ें याद रहती, जैसे मोहम्मद भाई है जिसकी परफॉर्मेंस मैंने की है कि फारस रोड से आप उस तरफ सफ़ेद गली में चले जाइए, उसमें एक बदमाश की कहानी है। अच्छा। जो सफ़ेद गली कहलाती, वो मुंबई पे है पूरी जो किसी टाइम बॉम्बे हुआ करता था। मंटो साहब की कहानी है। ओके ओके। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सेशन फिर कभी कहानी का रखेंगे जिसमें, क्योंकि अभी हमने जितनी बात की ना, बहुत सारी बात की है। यस यस। ऑडियंस भी सुन रही होगी, सोच कब ख़त्म करेंगे ये, कब ख़त्म करेंगे ये, अरे ये तो बोलता ही जा रहा है। डेफिनेटली। तो इस पे पूर्ण विराम लगाया जाए सर। देख लो, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, कॉमा करते हैं, डॉट 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 टू बी कंटिन्यूड फॉर द ऑडियंस। और हमारा एक्सपीरियंस राकेश सर के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोगों के साथ भी हम लोग ऐसे ही नए नए कंटेंट्स लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो जुड़े रहें अलाउड पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अरे मज़ा आ गया।
एक बार खाली डायरेक्ट कैमरा में बोल दो ना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा.